आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा प्रश्न यहीं से आएगा, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए वीडियो को और सारा कंप्लीट करके जाइए। एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो फिर बोलिएगा हमको, ठीक है। शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहले प्रश्न में अगर बात करें हम तो सबसे पहले कहेंगे कि हम देखिए पहले बता देता हूँ, हम सभी प्रश्न का बात नहीं करेंगे, सभी अध्याय में सभी चीज़ों का बात नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग का बात करेंगे। उन्हीं को आपको देखना है, उन्हीं को कंप्लीट करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं है। कहेंगे उसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। कहेंगे कि अगर इस 5 कारण में से किसी एक कारण का भी आंसर यस आया, हाँ आया, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। कौन से 5 कारण है? तो कहेंगे यदि रंग बदल जाए, क्या बदल जाए? रंग बदल जाए, या फिर अवस्था बदल जाए, ताप बदल जाए, गैस निकलने लगे उससे, या अवक्षेप बन जाए, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन दिख जाए तो वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। लिख के ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, चलिए। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कहेंगे रासायनिक समीकरण से आप क्या समझ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल को रासायनिक सूत्र और संकेत की मदद से लिखा जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण, मतलब देख लीजिए पहले चीजें कैसे था, तो ऐसे था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये क्या है? शब्द समीकरण है। ये क्या है? शब्द समीकरण है। लेकिन जब हम इसी शब्द समीकरण को इस प्रकार से लिखते हैं Mg प्लस O2, Mg किसको लिखे? मैग्नीशियम को। O2 किसको लिखे? ऑक्सीजन को। और तीर चिन्ह दिए हैं, और MgO किसको लिखे? मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो हमने इसमें क्या किया, हमने सूत्र और संकेत में लिखा ना। तो सूत्र और संकेत में किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद रहेगा, है ना। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ZnH2SO4 क्या बन गया? ZnSO4 प्लस H2 बन गया, है ना। तो ये क्या है? Zn जिंक है, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, और तीर का चिन्ह है। उसके बाद ZnSO4 है, ये क्या है? जिंक सल्फेट है, और H2 क्या है? हाइड्रोजन है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी इसी में से जो मैं बताऊंगा वहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव कहीं अलग से नहीं आने वाला है, तो इसीलिए ध्यान से देखिए। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहे कि वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे कि संतुलित रासायनिक और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए संतुलित असंतुलित करने वाला तो दे ही देता है, कहेगा भाई संतुलित क्या है नहीं है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझिए। कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण हम उस समीकरण को कहते हैं, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल अगर देखें तो एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो ये देखिए कहेंगे ZnH2SO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 और H2 बना। आप अगर देखिएगा तो क्या दिख रहा है, इधर Zn एगो है, इधर भी Zn एगो है, देखिए यहाँ पर है ना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इधर H2 एगो है, इधर भी H2 एगो है, इधर SO4 एगो है, इधर भी SO4 एगो है। तो दोनों तरफ क्या है? ये क्या है? अभिकारक, और ये क्या है? प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल में दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है ना। तो है, तो इसको मतलब कहेंगे ये संतुलित अभिक्रिया। क्या है? ये संतुलित अभिक्रिया है। असंतुलित कौन सा है? चलिए देखते हैं। जैसे देखिए अगर इसको देखिएगा आप, ये देखिए इसको देखिए, अगर इसको देखेंगे तो क्या दिख रहा है? Mg इधर क्या है? 1 है, इधर भी Mg 1 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। O2 यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ O क्या है? अकेला है। तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं है। दोनों तरफ मतलब अभिकारक
कारक में जो चीज़ है प्रतिफल में वो नहीं, तो जब ऐसा हो तो क्या कहेंगे, असंतुलित अभिक्रिया है। और जब ऐसा असंतुलित अभिक्रिया होता है तो उसे हमें संतुलित करना पड़ता है, उसे हमें क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, उसे हमें क्या करना पड़ता है, संतुलित करना। और क्यों संतुलित करना पड़ता है, तो यही क्वेश्चन यहाँ से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत से हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। जब निर्माण नहीं हो सकता है, विनाश नहीं हो सकता है, तब तो हम उसके दोनों तरफ अभिकारक में और प्रतिफल में हमें दिखाना पड़ेगा ना कि भाई दोनों तरफ बराबर है। तो इसीलिए उसे हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और संतुलित करते कैसे हैं, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। संतुलित करने का वैसे बहुत तरीका है, लेकिन हम संतुलित क्या करते हैं, एक सिंपल तरीका आप समझिए कैसे करते हैं संतुलित। देखिए जैसे देखिए Mg+O2 MgO दिया हुआ है, जब हम संतुलित करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये देखिए ऐसा हो जाएगा। Mg के पीछे यहाँ पर क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है कि Mg के पीछे ऊपर वाला में 2 नहीं है, नीचे वाला में 2 लगा हुआ है। और इधर भी MgO के पीछे ऊपर वाला में 2 नहीं था, नीचे वाला में 2 लगा हुआ है। यही ना डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों हुआ, कहिए इससे फायदा क्या होगा। देखिए इससे फायदा ये होगा कि इधर आप 2 Mg, इधर भी 2 Mg, इधर 2 O2, इधर भी 2 O2। MgO के पीछे 2 लगा हुआ ना, तो इसका मतलब Mg भी 2 और O भी 2, इधर भी O 2, इधर भी Mg 2। तो ये दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल में जब समान हो जाता है ना, तब उसे कहते हैं हम, क्या हुआ, संतुलित समीकरण है। उम्मीद करते हैं संतुलित करना भी समझ में आ गया होगा, संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर सही रूप से कहीं दिया भी नहीं गया कि सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के, लिख के 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है और अभी भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 4 प्रकार में कौन सा है, सिंपल से याद रखिए। पहला संयोजन, वियोजन, है ना, विस्थापन और रेडॉक्स। कितने, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, रेडॉक्स, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, रेडॉक्स, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, रेडॉक्स, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, रेडॉक्स। बात याद रहेगा, ठीक है। संयोजन को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, संयोजन को 2 नाम है, एक क्या है, संयोजन या संश्लेषण, है ना, यहाँ संतुलित लिखा हुआ, ये गलत है ना, संयोजन या संश्लेषण बोलते हैं। वियोजन का क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा नाम भी बता देते हैं, इसलिए कि कहीं एग्जाम में ये नाम नहीं दे करके ये नाम दे दिया तो आप छोड़ के तो नहीं आइएगा, ठीक है। हाँ, और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया नाम देख के हड़बड़ाइए नहीं, ये ऑक्सीकरण और अपघटन अभिक्रिया होता है ना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या हटना, उसी दोनों एक साथ साथ होता है, इसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक जो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है, एक आता है, कहता है हम तो, उसके वजह से वो दूसरे को भगा देता है। जैसे मान लीजिए कोई पावरफुल आदमी आ रहा है, कहीं पर कोई मीटिंग हो रहा है और थोड़ा सा बड़ा आदमी आ जाता है, तो छोटा आदमी कुर्सी से हट जाता है, कहता है आप बैठिए, कहता है कि नहीं कहता है। तो इसी तरह से विस्थापन कहने का मतलब कोई ऐसा पावरफुल तत्व आएगा तो उससे कम पावरफुल तत्व को क्या करना पड़ता है, वहाँ से खिसकना पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उसके वजह से वो हट गया, है ना, तो ये होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक एकल विस्थापन और एक होता है द्विविस्थापन, ठीक है, ठीक है। द्विविस्थापन को उभय विस्थापन भी कहते हैं और एकल विस्थापन को सिंपल हम विस्थापन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ अभिक्रिया का टाइप हम बता दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो ये है कि देखिए संयोजन अभिक्रिया जो है, पहला अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर निकलता है। कह रहे कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो देखिए ध्यान से देखिए, कह रहे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ क्या भी बन जाए, उस ऊर्जा भी निकले, ऊर्जा भी बने, है ना। जैसे अगर हम श्वसन देख लीजिए, ऊर्जा बाहर आता है ना। साग सब्जी को देखिए, अगर वो सड़ने लगता है तो उससे क्या होता है, गर्मी बाहर की तरफ निकलता है ना। तो इसी पर ये सारे अभिक्रिया क्या है, जैसे अगर मान लीजिए चूना को डालिए पानी में तो देखिएगा पूरा खौलने लगता है, तो ये सब क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जो क्या करता है, अभिक्रिया होने के साथ साथ उष्मा भी बाहर देता है ना, गर्मी पैदा करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये प्रश्न है, कह रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए उस X का नाम बताइए और उस पदार्थ को जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। कह रहे कि मतलब उस X पदार्थ का नाम क्या है? बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चुना। क्या है? बिना बुझा हुआ। सूत्र क्या है? CaO, है ना। जल के साथ अभिक्रिया क्या है? CaO प्लस H2O और CaH2OH होल ट्वाइस प्लस ऊर्जा, है ना। ठीक है, ठीक है। और यहीं से देखिए ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा, देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। कह रहे बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग किस में होता है? तो सफेदी करने में होता है, पुचारा करने में होता है। ठीक है, और ये जो CaOH होल ट्वाइस है, यही 2-3 दिन के बाद सफेदी जब हम कर लेते हैं, घर में पुताई कर लेते हैं, उसके 2-3 दिन के बाद चमक आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके संगमरमर जैसी चमक पैदा करती है दीवार पे। क्यों? तो वो बाद में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से वो CaOH होल ट्वाइस अभिक्रिया करती है ना, तब होता है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, कहेंगे CaCO3। क्या? CaCO3। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, चलिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है इस चैप्टर से। कह रहे कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? देखिए उष्मा छेपी में क्या समझे? उष्मा बाहर निकलता है। उल्टा समझ लीजिए, उष्मा शोषी में क्या समझेंगे कि उष्मा बाहर से देना पड़ता है। पढ़ लीजिए, वही चीज़ है। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कहेगा आपको उष्मा छेपी और उष्मा शोषी में अंतर बताइए। तो कहेंगे इसमें ऊर्जा बाहर निकलता है, इसमें ऊर्जा हमको बाहर से देना पड़ता है, तब ना उल्टा हुआ। ये संयोजन अभिक्रिया से संबंधित, ये किससे? वियोजन अभिक्रिया से संबंधित। और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आपको सीधे उष्मा छेपी उष्मा शोषी पूछेगा या नहीं तो उसमें अंतर पूछेगा। ठीक है, ठीक है। अब वो जो बोले कि विस्थापन अभिक्रिया में तो क्या होता है, तो अभिक्रियाशील कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील हो, कोई क्या है, कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसके लिए देखिए ये वाला टेबल है ना, ये टेबल है। कहेंगे ये जो टेबल है ना, इस टेबल में जो ऊपर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है ना, और बीच में हाइड्रोजन क्या है, वो उदासीन टाइप का है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? पोटेशियम, सोडियम, है ना, कैल्शियम। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। उसे बाहर रखेंगे तुरंत आग पकड़ लेगा उसमें, वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, है ना। तो ये वाला एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन बन सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। कहेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के बाद अवक्षेप भी बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार, पता है अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते तो वो एक दूसरे को गुण को अदला बदली कर लेते हैं, एक दूसरे को गुण को नष्ट कर देते हैं और नया पदार्थ बनते हैं, उसको बोलते हैं लवण, और लवण के साथ जल भी बनते हैं। तो इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण हो गए। अम्ल क्षार जब भी अभिक्रिया करते हैं लवण बनाते हैं, लवण के साथ जल भी बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक अन्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? कहेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है जबकि अवकरण में ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। अगर इसका एग्जाम्पल कहिएगा तो इसका एग्जाम्पल ये है, Cu+O2, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन हो गया। इसमें देखिए, ये देखिए H2+Cl, किसी पदार्थ के साथ H2 जुड़ रहा है, H2 जुड़ रहा है मतलब अवकरण हो गया। H2 का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अवकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना या H2 का निकलना ऑक्सीकरण है। ठीक है, ठीक है, याद रखिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव कहाँ क्या हो सकता है? कह रहे कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है, जिस पदार्थ के कारण उपचयन होता है उसे उपचायक कहते हैं, है ना। किस पदार्थ के कारण होता है? तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, Cl2, I2, CO, MgO, ZnO, है ना। तो इस प्रकार की जो पदार्थ है इसे क्या कहते हैं? उपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचायक कहते हैं। अच्छा, जिस पदार्थ के कारण उपचयन होता है उसे हम उपचायक कहते हैं। कौन कौन सा है भाई? तो ये कहेंगे SO2,
O3 HNO3 ये सारे है ना। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बोले, देखिए हम बोले थे ना कि ऑक्सीजन अवकरण हमेशा साथ साथ होता है और इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है कि संचरण से आप क्या समझते हैं, संचरण से आप क्या समझते हैं। तो संचरण से आप जब कहेगा क्या समझते हैं तो क्या कहेंगे, संचरण एक ऐसा अभिक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पदार्थ हवा से अभिक्रिया कर लेते हैं और धीरे धीरे पदार्थ कमजोर होने लगता है। उसमें क्या होता है, अवांछित बेकार पदार्थ जमने लगता है, जैसे लोहा के ऊपर जंग का आना, ये क्या है, ये संचरण है ना। लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग का अवक्षेप आ जाता है, ये संचरण कहलाता है। तांबा के ऊपर हरे रंग का अवक्षेप आ जाता है, ये संचरण का गुण है। चांदी के ऊपर काला पड़ने लगता है, ये क्या है, संचरण है। ठीक है, ठीक है। चलिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें हो गया यहाँ से। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ढंग से रट लीजिए, जितना क्वेश्चन बोले हैं सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा।